बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, बोस पार्टिकल्स। इससे प्रीवियस पैरा लेक्चर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आइडेंटिकल पार्टिकल्स का था। तो बोस पार्टिकल्स हम कौन से पार्टिकल्स को कहते हैं? हमारी स्टडी यूँ है कि हम लैटिस पे मौजूद आयंस की वाइब्रेशन या लैटिस वाइब्रेशन की स्टडी कर रहे हो। हमारे पास मोनोएटॉमिक सिस्टम हो, डाई एटॉमिक सिस्टम हो, उनमें लैटिस वाइब्रेशन डिस्कस करें। तो जो डिस्पर्जन रिलेशनशिप या जो हम रिलेशनशिप वेब वेक्टर के लिए या ब्रिलियंट जोन्स हम डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम एक्चुअली लास्ट में यू डायग्राम में ब्रिलियंट जोन में अप्रोच करते हैं कि कौन से टाइप की फोनान का एक्सचेंज और होता है लैटिस वाइब्रेशन में। तो मेन जो लैटिसेस हैं वहाँ पे फोनान का एक्सचेंज है। एज अ होल हम उस मॉडल को जहाँ पे लोकलाइज्ड आयंस मौजूद होते हैं और उनकी वाइब्रेशन होती है और वहाँ पे क्वांटम एनर्जी स्टेट्स और क्वांटम रूल्स हम अप्लाई करते हैं, तो हम सेमी क्लासिकल आइडिया को यूज कर रहे होते हैं। लोकलाइज मीन क्लासिकल एंड क्वांटाइजेशन मीन क्वांटम। ठीक है, यानी जिनकी एनर्जी तो क्वांटाइज फॉर्म मिली जाती है लेकिन वो पार्टिकल लोकलाइज्ड हैं, वो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं। तो लैटिस वाइब्रेशन में जो फोनान का एक्सचेंज हो रहा होता है, उस लैटिस वाइब्रेशन के टोटल सोनिक फील्ड्स में आप फोनान गैस की डिस्कशन कर सकते हैं। नाउ इसी तरह से डिस्कशन हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे भी है कि जब हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो हैं ऑसिलेट करते हैं, एनर्जी निकलती है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेती है, वो एब्जॉर्ब होती है और रिफ्लेक्शन होती है इनसाइड द कैविटी। तो हम उस कैविटी के अंदर क्वांटाइज एनर्जी के साथ मौजूद फोटॉन की डिस्कशन करते हैं और उसे हम क्या नाम देते हैं? फोटॉन गैस का। ये तमाम मॉडल्स का वो फोनान गैस के हों या फोटॉन गैस के हों, उसी तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक में उन पार्टिकल्स के साथ रिजेम्बलेंस रखते हैं जिन्हें हमने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं देखा, उन्हें इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर माना और उनकी एनर्जी को तो हमने केजी फॉर्म में लिया। यानी अगर हम यूं कहें तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में कन्फाइंड हो, तो ये मॉडल वैसे ही हैं जैसे फोटॉन गैस और वैसे फोनान गैस। तो जो पार्टिकल्स वहां पे डिस्कस हो गए, वो फोटॉन गैस में हो, फोनान गैस में हो या कंटेनर के अंदर बाउंडेड हो, उन पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स कह सकते हैं। शॉर्ट वर्ड में उन्हें बोसॉन कहा जाता है। तो बोसॉन्स वो हैं जिन पे क्लासिकल स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है या सेमी क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होती है, सेमी क्लासिकल स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है। और सेमी क्लासिकल स्टैटिस्टिक क्या है जी? मोर स्पेसिफिकली बोस पार्टिकल, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या नाम दिया गया? बोसॉन्स का। नाउ Bose particles are the particles that obey classical and semi-classical statistics, are specifically that obey the Bose-Einstein statistic. That's why the particles are called bosons. इस वजह से उन्हें क्या नाम दिया गया? बोसॉन्स का नाम दिया गया। मैंने उनकी एग्जांपल्स बता दी। अब ये जो बोसॉन्स हैं, how we can differentiate bosons from the fermions? वो पार्टिकल जिन पे हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहे थे, how we can distinguish Bose particles from the Fermi-Dirac particles? ठीक है, and why we cannot distinguish phonons from each other, or can we distinguish phonon from each other? That is the characteristic of bosons. Now bosons first characteristic is having integral multiple spin. इनकी स्पिन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। आप उसे NH कट कह सकते हैं। 0 H कट, 2H कट, 3H कट, रेड्यूस प्लांक कांस्टेंट H कट। इस पे मेरा एक लेक्चर है प्लांक कांस्टेंट एंड रेड्यूस प्लांक कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। नाउ
यानी जिनकी स्पिन आप एच कट की फॉर्म में लेंगे, 2h कट की फॉर्म में लेंगे या 0 की फॉर्म में लेंगे, अप टू सो ऑन। इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन जिनके लिए होगी उन्हें क्या नाम दिया गया, वो बोज़ॉन है। ये पहली उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि फर्मियान की वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन होती है। ठीक है। नाउ बोज़ॉन्स हैविंग सिमेट्रिक वेव फंक्शंस। सिमेट्रिक वेव फंक्शन हम किनको बोलते हैं? लेट में बहुत ही सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको ये समझाने के लिए। जब वहां पे बात वेव फंक्शन की होगी तो एक्चुअली वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास एक एटम है, उस एटम पे क्या चार्ज है, अगर उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो तो मैं एज अ होल एटम को क्या बोलूंगा, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल एटम में मैं अगर यूं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज सीटेड एट द न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज ने उसको सराउंड किया हुआ है, एज अ होल एटम क्या है, न्यूट्रल है। लेट अगर मैं पोजीशन चेंज भी कर देता हूं और ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस है और पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो व्हाट विल हैपन ऑन द ओवरऑल चार्ज ऑफ द एटम, द एंटायर चार्ज इज स्टिल जीरो, एटम फिर भी न्यूट्रल होगा। तो पोजीशन चेंज कर देने से आपके पास चार्ज फिर भी क्या रहा, सेम रहा। तो अगर मैं स्टेट्स पोजीशन चेंज कर दूं, स्टेट्स चेंज कर दूं और ओवरऑल सिस्टम पे कोई फर्क ना पड़े तो मैं कहूंगा ये सिमेट्रिक है। सही है। तो अगर एक वेव फंक्शन में कोई लोकलाइजेशन x डिस्टेंस की है और अगर मैं उसे -x कर देता हूं और वेव फंक्शन फिर भी वही रहे तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। ठीक है। तो फोनान गैस हो या फोटान गैस हो या जो आइडियल गैस का मॉलिक्यूल हो, वो पोजीशन में जहां पे भी लिया जाए उनकी स्टैट्स एक ही जैसी डिफाइन की जाएंगी। ठीक हो गया। इसलिए उनके लिए कहा गया कि वो वेव फंक्शन क्या रखते हैं, सिमेट्रिक रखते हैं। अब ये बात इसकी कि अब मैं थोड़ा सा इस सेंस में आ जाऊं। अगर मैं ये कहूं कि एक एटम है उसमें एंटायर चार्ज तो जीरो है, लेकिन उस एटम में फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन एटम है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो n=1 में है, तो सिस्टम के पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है n=1 वाली। लेकिन मैं अगर बाहर से एनर्जी देकर एब्जॉर्प्शन करवाकर उसे n=4 में या n=5 में शिफ्ट कर देता हूं तो सिस्टम में एनर्जी ऐड कर देने से जो पोजीशन चेंज होगी तो सिस्टम तो एक्साइटेड हो गया ना। तो मैं कहूंगा जब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज करेंगे तो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे केस में मैं कह सकता हूं कि वहां पे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। सही है। लेकिन इन केस ऑफ बोसॉन्स वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नाउ बोसॉन क्वांटम स्टेट्स आर गिवन बाय, बोसॉन के क्वांटम स्टेट्स को भी उसी तरह से ब्रैकेट नोटेशन में लिखा जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखी जा सकती है, इनकी भी वेव फंक्शंस। अच्छा, एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑफ बोसॉन्स आर, एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट्स उसी तरह से लिखी जा सकती है जो टोटल एनर्जी स्टेट्स होंगे E1 प्लस E2 अप टू En। यानी आप एनर्जी को लिख सकते हैं उसी तरह सीरीज की फॉर्म में E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू क्वांटम स्टेट्स की एनर्जी किस तरह लिखा जा सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बोसॉन डू नॉट ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर दिया ये इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन रखेंगे, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल स्पिन नहीं रखेंगे। ये उन पे अप्लाई होगा जिनकी स्पिन को हाफ, ये उन पे अप्लाई नहीं होगा जिनकी स्पिन हाफ की फॉर्म में होगी। ठीक है। ये वाला स्टैटिस्टिक बोसॉन स्टैटिस्टिक। तो बोसॉन डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोसॉन पे अप्लाई नहीं होता। फॉर बोसॉन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू अरेंज द पार्टिकल इन एनर्जी स्टेट्स। जैसे आप ये कहेंगे मैं स्पिन अप पार्टिकल अरेंज कर रहा हूं तो स्पिन डाउन पार्टिकल अरेंज नहीं करूंगा, वहां पे
या टू पार्टिकल एक ही क्वांटम स्टेट्स में नहीं हो सकते। जब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हैं तो उस तरह का की रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। आपके पास अगर दो पार्टिकल है तो आप जिसको जिधर भी अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट एक जैसी ही होगी, सही है। सो ये वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता, बाउंड्रीज नहीं रखता कि आप कौन सी एनर्जी स्टेट में किस तरह के पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे। अब मैं जा रहा हूं एक पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए। बोस पार्टिकल्स का पार्टीशन फंक्शन क्या होगा? पार्टीशन फंक्शन फॉर बोसॉन्स, लेट हम यू कर लेते हैं, दो पार्टिकल्स ले लेते हैं जिनमें एक की एनर्जी को हम ई आई कह देते हैं, दूसरे की एनर्जी को ई जे कह देते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक इनकी टोटल एनर्जी को यू लिखा जा सकता है ई आई प्लस ई जे कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में। नाउ फॉर द क्वांटम स्टेट्स, हमें तीन क्वांटम स्टेट दे दी गए हो 0, E और 2E। हम वेव फंक्शंस डिस्क्राइब करेंगे या पार्टीशन फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे। इन पार्टीशन फंक्शन हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? नाउ मैंने तीन स्टेट्स ले लिए 0, E और 2E। अब हमें पता है हम किन को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, बोसॉन्स को। तो बोसॉन के लिए पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि मैं दोनों पार्टिकल्स जो है ना यहाँ पे अरेंज करूं। तो मैं कहूंगा ये पहली पॉसिबिलिटी है कि मैं पार्टिकल्स को यूं अरेंज कर सकता, क्योंकि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सी एनर्जी स्टेट्स में इन्हें अरेंज करेंगे। दूसरी ये भी हो सकती है कि मैं दोनों को ई में अरेंज कर दूं। तीसरी ये भी हो सकती है मैं दोनों को 2E में ही अरेंज कर दूं। तो ये सेकंड अरेंजमेंट हो सकती है और ये थर्ड अरेंजमेंट हो सकती है। अब ये भी मुमकिन है कि मैं एक पार्टिकल को यहां पे अरेंज करूं और एक को यहां पे अरेंज कर दूं, ठीक है। तो इसे मैं कह सकता हूं कि ये फोर्थ वे ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है। ये भी मुमकिन है मैं एक पार्टिकल यहां पे अरेंज कर दूं और एक पार्टिकल यहां पे अरेंज कर दूं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अब ये फिफ्थ वे ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये भी मुमकिन है कि मैं पार्टिकल को यहां पे अरेंज कर दूं और एक को यहां पे अरेंज कर दूं। तो ये सिक्स्थ वे ऑफ अरेंजमेंट है, ठीक है। सो कितनी अरेंजमेंट होगी? 6। लेट अगर मैं आपसे कहूं कि ये फर्स्ट वे ऑफ की एनर्जी क्या होगी, अगर आप इसे ई आई प्लस ई जे की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिखूंगा E1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। दोनों 0 में ही अरेंज है। ई आई प्लस ई जे दैट इज 0। E2 के बारे में क्या लिख सकता हूं? E2 इज नाउ इक्वल टू सेकेंड एनर्जी स्टेट में ना, तो अब E एक की भी एनर्जी है, दूसरे की भी एनर्जी है, तो E I प्लस ई जे, E प्लस E दैट इज 2E। थर्ड की क्या अरेंजमेंट हो सकती है? अब वो दोनों 2E में है, सो थर्ड इज अरेंजमेंट इज 2E प्लस 2E दैट इज 4E, ठीक है। अब मैं फोर्थ अरेंजमेंट में आ जाता हूं, एक 0 में और दूसरा E में, तो E4 इज नाउ इक्वल टू EI प्लस EJ दैट इज 0 प्लस E दैट इज E, ठीक है। व्हाट इज फिफ्थ अरेंजमेंट? E5 इज इक्वल टू 0 EI प्लस EJ दैट इज 2E, 2E दैट इज 2E, ठीक है। इसी तरह से व्हाट इज सिक्स्थ अरेंजमेंट? सिक्स्थ अरेंजमेंट इज EI प्लस EJ, E प्लस 2E, EI प्लस EJ, E प्लस 2E is 3E, ठीक है। Now to find the partition function. What is partition function? It is defined as summation of, ठीक है, summation of what? All the possible energy states from ith values to nth values. Now the partition function is zoo stand sum all over the states. Zoo stand sum.
ठीक है, sum all over the energy states. The partition functions are sum all the energy states exponential minus E1 over kT first plus exponential minus E2 over kT plus exponential minus E3 over kT plus exponential minus E4 over kT plus exponential minus E5 over kT plus exponential minus E6 over kT. Now use the values. Partition functions are is exponential minus E1 0 0, ठीक, plus exponential E2 is 2e, exponential minus 2e over kT plus exponential E3, exponential minus E3 is 4e over kT plus exponential E4 is e, exponential minus e over kT 5 plus exponential E5 is minus 2e over kT and E6 plus exponential minus 3e over kT. This is sum over all over the energy states. Now arranging these again, tell me that there is minus 2e, there is a second minus 2e, this is minus e over kT, but there is no second minus e over kT. इसकी तरह दूसरा कोई नहीं है. E power 0 is 1. Partition function is now 1 plus exponential minus e over kT. लेकिन 2e वाले दो हैं तो प्लस 2 exponential minus 2e over kT, which shows that it is doubly degenerated, plus minus 3e over kT plus minus 4e over kT. ठीक हो गया. So the partition function is 1 plus exponential minus e over kT plus 2 exponential minus 2e over kT plus exponential minus 3e over kT plus exponential minus 4e over kT. This is required partition function for boson. Partition function of boson. आपको E की वैल्यू दे सकता है, टेम्परेचर की वैल्यू दे सकता है, पार्टीशन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे. उससे आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट दी all the thermodynamical parameters for boson particles if you know about the partition function.